दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2012 के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास खंड से पूछे गए सभी प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2012 में भारतीय इतिहास खंड से पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर हड़प्पा कालीन स्थल और उनकी अवस्थिति यानी राज्यों से मिलान करना है। तो मांडा, याद रखिएगा, मांडा जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, कालीबंगा आप जानते हैं राजस्थान में, और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि मांडा जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। तो सही मिलान आपका हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। विकल्प पर आते हैं। 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न को अगर फिर से हम रिवाइज करें तो मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 की, सूची 2 की जो नदियां हैं, वैदिक नदियां हैं, उनके आधुनिक नाम से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। कुभा, तो कुभा जो वैदिक नदी है वो वर्तमान काबुल उसको कहा जाता है। परुशड़ी, इसको रावी के नाम से संबोधित किया जाता है। सदा नीरा जो है वैदिक नदी वो वर्तमान में गंडक है। और सुत्रुद ये सतलज है। तो 2, 3, 1 और 4 विकल्प पर आते हैं। 2, 3, 1 और 4, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। वैदिक नदियां और उनके नामों का जब सुमेलन करते हैं तो कुभा का आधुनिक नाम काबुल, परुशड़ी का रावी, सदा नीरा का गंडक और सत्रुद या शुत्रुद का सतलज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ऑप्शन है बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर ऋषिपत्तनम। तो सही उत्तर बोध गया। दोस्तों, पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहां गौतम बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के तट पर स्थित है। आधुनिक फल्गु नदी को पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता है। ये नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने के बाद बनती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी अन्य 3 विकल्प आपके सही सुमेलित हैं, एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कर्पूर मंजरी, हर्ष, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है, सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की, सौंदरानंद अश्वघोष की। तो कर्पूर मंजरी की रचना दोस्तों राजशेखर, जो कि गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि थे, उनके द्वारा की गई थी। और अन्य 3 जैसे मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त और सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन ए जो है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ पर? आपको बताना है। पुंड्रवर्धन जो है भुक्ति या राज्य, ये कहाँ अवस्थित थी आपको बताना है। ऑप्शन है उत्तर बंगाल, बिहार, ओडिशा या असम में। तो सही उत्तर है पुंड्रवर्धन उत्तर बंगाल में अवस्थित था। दोस्तों, प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल क्षेत्र में थी। पाल, चंद्र और सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। अगला प्रश्न है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? ऑप्शन है कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र या राजाधिराज प्रथम। तो सही उत्तर कुलोतुंग प्रथम, ऑप्शन ए।
दोस्तों, कुलोत्तुंग प्रथम के समय श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया और उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पेरुमाल के साथ किया था। वीरप्पेरुमाल के साथ किया था। तो याद रखिएगा, कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए, कंबन, कुट्टन, नन्नय और टिक्कन। इसमें से कूट के आधार पर आपको बताना है कि महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए कौन विख्यात है। तो सही उत्तर नन्नय और टिक्कन, यानी 3 और 4, ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों, याद रखिएगा, महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्नय ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा, फिर 14वीं शताब्दी में एर्रन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात हैं। तो याद रखिएगा, 11वीं शताब्दी में नन्नय ने महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य पूरा शुरू किया, 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा, फिर 14वीं शताब्दी में एर्रन के द्वारा इसको पूरा किया गया था। अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? आपको बताना है। ऑप्शन है मिस्र, कोरिथ, मेसिडोनिया या सीरिया। तो सही उत्तर मिस्र, ऑप्शन ए। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ये ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें एंटियोक यानी एंटियोकस द्वितीय, थियोस जो कि सीरिया का शासक था, तुर्मय टॉलमी II फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था, और अंतकिनी यानी एंटिगोनस गोनाटास ये मैसेडोनिया या मकदोनिया का राजा था। मग जो है वो साइरीन का शासक था, और अलेक्सुंदर या अलेक्जेंडर एपाइरस या एपिरस का राजा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरकै, पुहार, तोंडी और मुशिर। तो सही उत्तर तोंडी और मिसिर, यानी ऑप्शन सी केवल 3 और 4। दोस्तों, एक अज्ञात ग्रीक नाविक के द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियम सी में विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है, जिसमें नौरा, तोंडी, मुशिर और नेल्सिंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। प्राचीन इतिहास के बाद आइए मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन मशहूद शाह। तो सही उत्तर अलाउद्दीन मशहूद शाह। दोस्तों, अलाउद्दीन मशहूद शाह, जिसका शासनकाल 1242 से 1246 ईस्वी था, इसके सिक्के पर सबसे पहले बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे और ये 1242 से 1258 तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लिखित था, जो 1226 से 1242 तक खलीफा रहे थे। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन मशहूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले अंकित हुआ था। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो सही उत्तर हरिविजय सूर्य, ऑप्शन बी। याद रखिएगा कि अकबर द्वारा जैन धर्म के प्रसिद्ध आचार्य हरिविजय सूर्य को बहुत सम्मानित किया गया था। अकबर ने इन्हें जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब्दुस समद, अबुल हसन, अकारिजा और मीर सैयद अली। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अबुल हसन और अकारिजा, यानी 2 और 3। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अबुल हसन उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग, बिशन दास, अकारिजा मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव और गोवर्धन, ये जहांगीर के दरबार के या जहांगीरकालीन प्रमुख चित्रकार थे। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा कौन कौन? अबुल हसन और अकारिजा।
आइए आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनके बारे में जानते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था, आपको बताना है। ऑप्शन है शंभू जी, राजाराम, जीजाबाई या ताराबाई। तो सही उत्तर ताराबाई, ऑप्शन डी। राजाराम 1689 से 1700 तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथ में ही था। अगला प्रश्न है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो सही उत्तर अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि तत्कालीन मुगल शासक अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। वे अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि के रूप में 1830 में इंग्लैंड गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कॉलेजों में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो सही उत्तर हिंदू कॉलेज कलकत्ता। दोस्तों, राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में एक थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर के साथ कलकत्ता में जो है प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना याद रखिएगा 1875 में हुई थी अजमेर में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी अलीगढ़ में, और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी। तो सबसे पहले जो कॉलेज स्थापित हुआ था वो हिंदू कॉलेज था। 1817 में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी, आपको बताना है। तो लड़कियों और लड़कों की जो न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी शारदा अधिनियम में, तो लड़कियों की 14 और लड़कों की 18 वर्ष। दोस्तों, 1929 में अजमेर निवासी प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया और उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें समाचार पत्र और भाषा है। भारत मित्र समाचार पत्र ये हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजा मित्र गुजराती में और नायक बंगाली में। तो यहाँ पर 3, 4, 2, 1 तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है। 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आप देखेंगे भारत मित्र हिंदी में, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजा मित्र गुजराती और नायक बंगाली में प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, लंदन ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन सा बादशाह था, आपको बताना है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो सही उत्तर अकबर। ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की आशा से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का मुगल बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो सही उत्तर है विट्ठल भाई पटेल। आप देख सकते हैं विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन डी। विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इनके निर्वाचन को स्वराजवादियों की बड़ी सफलता के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था। ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू या मोहम्मद इब्राहिम को। तो सही उत्तर रफ़ी अहमद किदवई को।
दोस्तों याद रखिएगा कि 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस के कुल 228 में 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रीमियर गोविंद वल्लभ पंत और कानून और न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे, जबकि राजस्व विभाग रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशनों का मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक कांग्रेस अधिवेशन के। सरोजिनी नायडू आप जानते हैं, सरोजिनी नायडू कानपुर और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो 3, 4, 2 और 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने, नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। 1925 में आयोजित कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो ये था चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की साधारण धाराओं में जो सबसे महत्वपूर्ण धारा थी संख्या 87, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की ये धारा प्रशासन में भागीदारी के लिए मुख्य आधार बनी थी। अगला प्रश्न है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये स्थान था अफगानिस्तान, ऑप्शन ए। प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? 4 जो है आंदोलनों के नाम दिए गए हैं, इसमें कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सही उत्तर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि इसमें स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। शहरी मध्यम वर्ग की सदियों से घरों में कैद महिलाएं जुलूसों और धरनों में शामिल हुईं। इसके बाद वे सभी राष्ट्रीय आंदोलनों, होम रूल, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रही थीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2012 के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास खंड से पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ इस वीडियो की भूमिका इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी है, तो आप उस दृष्टि से भी इस वीडियो को तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।